नमस्ते। सोने की चिड़िया नया भारत नई उड़ान के इस अगले एपिसोड वन अर्थ वन हेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है, अर्थात इस पूरे विश्व का हमारे लिए तब तक कोई प्रयोजन नहीं है जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना हो। आपके पास कितना ही समय हो, सुख सुविधाएं हो, धन संपत्ति हो, प्रियजन हो, आप एक समृद्ध क्षेत्र में रहते हो और वहाँ का मौसम भी हमेशा अच्छा हो, मगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो इन सब चीज़ों का आपके लिए कोई उपयोग नहीं है। आप इनसे कोई सुख व तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राचीन काल के भारत ने इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझा और मानव जीवन के संपूर्ण स्वास्थ्य के विषय में बहुमूल्य खोजें की। तो अब तक आप जान गए होंगे कि आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं भारत की अनेकों उपलब्धियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि की, जिसने प्राचीन काल से ही पूरे विश्व का कल्याण किया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं भारत की अनूठी व प्रकृति से जुड़ी हुई चिकित्सा प्रणाली की। हमने कुछ समय पहले विश्व को कोरोना नाम की एक भयंकर बीमारी की गिरफ्त में आते देखा। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर मानवता के स्वास्थ्य पर कई ऐसे संकट के बादल आए हैं जिसमें पश्चिम की चिकित्सा प्रणाली, यानी जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, उसकी सीमाएं साफ नजर आती हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे भारत के मेडिकल सिस्टम के गोल्डन पीरियड की। जी, हम बात करने जा रहे हैं धरती की सबसे प्राचीन व विकसित चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद की। ऐसे तो भारत में चिकित्सा विज्ञान की अनेकों पद्धतियां खोजी गईं, जो कि एलोपैथी से कहीं अधिक विकसित व प्रमाणित थीं, जैसे योग व सिद्ध चिकित्सा इत्यादि। मगर आयुर्वेद तो देवों द्वारा दी गई व ऋषियों द्वारा मानव कल्याण के लिए विकसित की गई पद्धति है। आज हम स्वास्थ्य की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी राष्ट्र का गौरव व उन्नति निर्भर करती है उसके नागरिकों की व्यवस्थित जीवन शैली व मजबूत स्वास्थ्य पर। आयुर्वेद के ज्ञान ने भारत को बहुत सामर्थ्य दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक महत्वपूर्ण बुनियाद का काम भी किया। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने भारत की इस सेहतमंद बुनियाद को तोड़ने का भरसक प्रयास किया। दोस्तों, भारतीय चिकित्सा का यह प्राचीन विज्ञान कम से कम 5000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, आयुर जिसका अर्थ होता है जीवन और वेद जिसका अर्थ है ज्ञान, यानी जीवन को आरोग्यता से जीने का अनिवार्य ज्ञान। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि असल में आयुर्वेद का यह अद्भुत ज्ञान आया कहां से। आयुर्वेद का इतिहास हमें वैदिक सभ्यता के मूल में वापस ले जाता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने कला हो या विज्ञान, कविता हो या दर्शन, धर्म हो या पौराणिक कथाएं, वाणिज्य हो या निर्माण, जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान किया। दोस्तों, सनातन धर्म के 4 वेद हैं जिनकी प्राचीनता का प्रमाण हम आज तक नहीं खोज पाए हैं। हाँ, मगर कई मान्यताओं के अनुसार हमारे वेद शायद 7000 से 12000 साल पुराने हैं। ये वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। मोटे तौर से देखें तो ऋग्वेद में संपूर्ण मंत्रों का ज्ञान दिया है, सामवेद में ध्वनि यानी इन मंत्रों के संगीतमय उच्चारण का ज्ञान है। इसी तरह यजुर्वेद में यज्ञ व यज्ञ में अर्पित आहुतियों का ज्ञान है तथा अथर्ववेद में प्राकृतिक जड़ी बूटियों व औषधियों का ज्ञान है। इसलिए अथर्ववेद को आयुर्वेद की जननी और आयुर्वेद को एक उपवेद भी माना जाता है। अब आयुर्वेद की उत्पत्ति के पीछे की पौराणिक मान्यता भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि मनुष्य जाति जब जंगलों को छोड़ गांव में वास करने लगी तो उनका प्रकृति से संबंध कुछ कमजोर होने लगा और प्रकृति से दूर जाने की वजह से उनमें कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगे। अब लोगों की पीड़ा को देख उस समय के ऋषि आत्रेय का मन करुणा से भर गया
और उन्होंने निर्णय किया कि जन कल्याण के लिए वे देवों से आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति पृथ्वी पर लाएंगे, और यह कार्य उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सौंपा। माना जाता है कि आयुर्वेद की यह विद्या स्वयं ब्रह्मा जी के पास थी। उन्होंने यह विद्या अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को दी, और दक्ष ने अपने 2 शिष्यों अश्विनी कुमारों को यह विद्या प्रदान की। फिर आगे चलकर अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद की यह विद्या इंद्रदेव ने प्राप्त की, और ऋषि भारद्वाज ने इंद्रदेव से। अब ऋषि भारद्वाज यह विद्या लेकर ऋषि आत्रेय के पास आए, और फिर ऋषि आत्रेय ने यही विद्या अपने कई शिष्यों को सिखाई। उनके एक प्रमुख शिष्य ऋषि अग्निवेश ने इस सारे ज्ञान को संकलित किया और आयुर्वेद का पहला ग्रंथ अग्निवेश तंत्र लिखा। फिर इसके बाद आज से कुछ 3000 साल पहले ऋषि चरक ने अग्निवेश तंत्र को सरल करते हुए और अपनी व्याख्या देते हुए चरक संहिता नामक एक अमूल्य ग्रंथ लिखा, जो कि आज तक आयुर्वेद की शिक्षा का एक प्रमुख ग्रंथ है। दोस्तों, यह ग्रंथ आज के वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम से कहीं आगे का ज्ञान आज से हजारों साल पहले अपने में समेटे हुआ था। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रोग होगा जिसके कारण और निदान की संपूर्ण जानकारी इसमें न दी गई हो। जिस समय ऋषि चरक पंजाब क्षेत्र में चरक संहिता पर काम कर रहे थे, उसी समय ऋषि सुश्रुत काशी नगरी में आयुर्वेद के एक और अद्भुत ग्रंथ सुश्रुत संहिता की रचना कर रहे थे। उन्हें यह ज्ञान राजा धन्वंतरी से प्राप्त हुआ, जिन्हें देवों का वैद्य भी माना जाता है। दोस्तों, इसी संहिता में हर्निया, मोतियाबिंद, ब्रेन ट्यूमर तथा अन्य कई प्रकार की गंभीर चोटों के लिए किए जाने वाले ऑपरेशनों का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। जहां ऋषि चरक ने दिनचर्या के साथ साथ रोग के उपचार के लिए दवाओं आदि पर अधिक बल दिया, वहीं ऋषि सुश्रुत ने इलाज के लिए सर्जरी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तो सर्जरी के 100 से भी अधिक औजार व उपकरण तक खोज डाले थे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से कुछ 3000 साल पहले विश्व की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में ही हुई थी। यहां तक कि आंखों के मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन भी भारत में ही हुआ था। उस समय का भारत अपने अच्छे स्वास्थ्य व उत्तम जीवन शैली के लिए पूरी तरह से आयुर्वेद पर ही आश्रित था। दरअसल आयुर्वेद अन्य चिकित्सा पद्धतियों के समान रोगों के होने पर उनकी चिकित्सा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के विकारों को स्थायी रूप से समाप्त करना है। इस प्रकार आयुर्वेद हमें जीवन जीने की एक ऐसी कला सिखाता है जिसमें मनुष्य बीमार ही नहीं पड़ता और लंबी आयु का स्वस्थ जीवन जीता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद ने हमें केवल औषधियां ही नहीं दी हैं, बल्कि एक ऐसी आदर्श जीवन शैली दी जिसका पालन करने से हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद को पश्चिमी दुनिया में पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रियता प्रदान हो रही है। जिस आयुर्वेद की तरफ आज पूरी दुनिया आशा की नजरों से देख रही है दोस्तों, उसे ही भारत में जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश ब्रिटिश राज ने की। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। आयुर्वेद में जिन औषधियों की बात की गई है वे सभी प्राकृतिक तत्वों से बनती हैं और उनमें किसी भी तरह के कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता।
इसलिए इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। विश्व की अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियां केवल बीमारी के लक्षण देखकर उनके उपचार पर जोर देती हैं। केवल आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो इससे कहीं आगे जाकर बीमारी को जड़ से दूर करने तथा स्वास्थ्य रक्षा के नियमों व तरीकों का विस्तृत ज्ञान देती है। दोस्तों, आयुर्वेद में केवल बीमारी से प्रभावित अंग अथवा उसके लक्षणों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके साथ साथ रोगी के मन, आत्मा और शारीरिक प्रवृत्ति तथा उसके शरीर में मौजूद वात, पित्त और कफ के असंतुलन का भी अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में एक बीमारी होने पर भी रोगियों की दवाएं अलग अलग हो सकती हैं, और वहीं एलोपैथी सहित अधिकतर पश्चिमी चिकित्सा पद्धतियों में एक बीमारी से ग्रस्त सभी रोगियों को एक सी ही दवा दी जाती है। अब यही कारण है कि एलोपैथी पद्धति में अनेकों बीमारियों के लिए जीवन भर दवा खानी पड़ती है और उसके भयंकर साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। आज के दौर में हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, मोटापा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। यदि हम आयुर्वेद द्वारा बताई गई जीवन शैली को अपना लें दोस्तों, तो इन सभी से सदा के लिए बचा जा सकता है। अभी हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिटी एवं हीलिंग के अनुसार आयुर्वेद को पश्चिमी दुनिया में पिछले कुछ सालों में बहुत लोकप्रियता प्रदान हो रही है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस आयुर्वेद की तरफ आज पूरी दुनिया आशा की नज़रों से देख रही है दोस्तों, उसे ही भारत में जड़ से समाप्त करने के लिए पूरी कोशिश ब्रिटिश राज ने की। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगलों के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति भी भारत आ चुकी थी, पर भारतीय मूल रूप से आयुर्वेद पर ही निर्भर थे। वास्तव में आयुर्वेद भारतीय जीवन पद्धति को संचालित करने वाला विज्ञान था, इसलिए वह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुका था। इस सांस्कृतिक पहचान और जीवन शैली को समाप्त करके अंग्रेज भारत पर लंबे समय तक राज कर सकते थे। उन्हें यह ज्ञात था कि किसी भी देश को लंबे समय तक गुलाम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां की सदियों से चली आई प्राचीन सभ्यता, परंपराओं व ज्ञान को तोड़ दिया जाए और लोगों में उसके प्रति अविश्वास पैदा किया जाए। इसलिए ब्रिटिश राज ने भारत में एलोपैथी को बढ़ावा दिया और आयुर्वेद को एक दकियानूसी पद्धति करार कर इसे पूरी तरह से खत्म करने का सुनियोजित प्रयास किया। ऐसा करने का एक कारण यह भी था कि ब्रिटिशर्स को वेस्टर्न मेडिसिन पे अधिक विश्वास था और उनकी उथली समझ आयुर्वेद की गहराई को भांप ही नहीं पाई। भारत में एलोपैथी का इतिहास 1499 में पुर्तगाली व्यापारियों के आगमन के साथ शुरू होता है। 16वीं शताब्दी के आते आते कई यूरोपीय चिकित्सक यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के साथ भारत आने लगे। वे अपने देश के सैनिकों और अधिकारियों की चिकित्सा जरूरतों का ख्याल रखते थे। अब धीरे धीरे ये यूरोपियन चिकित्सक कई मुगल शासकों के निजी चिकित्सक के रूप में भी काम करने लगे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर कब्जा किया, पर उन्होंने वहां आयुर्वेद के वैद्यों को डॉक्टर के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया। मगर अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश राज के दौरान उन्होंने सबसे पहले संस्कृत में शिक्षा को समाप्त कर अंग्रेजी में शिक्षा को अनिवार्यता दे दी। अब आयुर्वेद के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि आयुर्वेद की पढ़ाई संस्कृत माध्यम से ही होती थी। हमारे सारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए थे। अब इसके बाद अंग्रेजों ने आयुर्वेद के आधार पर इलाज करने वाले वैद्यों को मान्यता देनी बंद कर दी, और तो और आयुर्वेद की शिक्षा देने वाले प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया और एलोपैथी की पढ़ाई को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। केवल एलोपैथी की डिग्री वाले डॉक्टरों को ही मान्यता दी गई। इसके अलावा आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के उपयोग पर कई तरह की रोक लगाना शुरू कर दिया गया और उन जड़ी बूटियों को बड़ी मात्रा में
ब्रिटेन में निर्यात करना शुरू किया गया। दोस्तों, आयुर्वेद को एक पिछड़ी हुई और दकियानूसी तथा गैर वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली कहकर अंग्रेजों ने तो इसके खिलाफ दुष्प्रचार किया ही, परंतु अपने को आधुनिक दिखाने की होड़ में कई भारतीय भी आयुर्वेद के खिलाफ खड़े होने लग गए। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि उन्होंने भारतीयों के ही एक वर्ग को अपने प्राचीनतम व सबसे वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ करने का काम सफलतापूर्वक कर दिया। हालांकि ये दुष्प्रचार शहरी क्षेत्रों में ज्यादा था, मगर समय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी इसके प्रभाव से बच नहीं सके। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें विश्वास दिला दिया कि ऋषियों द्वारा विकसित की गई आयुर्वेद की पद्धति तो बस कुछ अनपढ़ गंवार लोगों की अवैज्ञानिक विधि है। इस दुष्प्रचार और हमारी मानसिक गुलामी का परिणाम आयुर्वेद आज तक भुगत रहा है। भारत से जाने से पहले सन 1946 में अंग्रेजों ने एक आखिरी बार आयुर्वेद को खत्म करने का घिनौना प्रयास किया। सन 1946 में भोर कमेटी की स्थापना की गई, जिसे भारत के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा गया। भोर कमेटी ने आयुर्वेद पर अविश्वास जताकर अपना पूरा जोर एलोपैथी को बढ़ावा देने की सिफारिश पर लगाया। नतीजा यह निकला कि आज़ादी के बाद भी हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इस प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को उचित स्थान नहीं मिला है। आज देश में लगभग 400 कॉलेज हैं जहां आयुर्वेद की पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन इस भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने वालों को एलोपैथी के मुकाबले बहुत कम अवसर मिलते हैं। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही अस्पतालों में एलोपैथी का आज भी बोलबाला है। हाँ, हालांकि कोविड महामारी के उपरांत एक बार पुनः पूरी दुनिया का ध्यान आयुर्वेद की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि यही एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो रोग के साथ साथ मानव स्वास्थ्य, खुशहाली व दिनचर्या के बारे में समग्रता से बात करती है। दोस्तों, अमृत काल में स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में आयुर्वेद को एक अहम भूमिका निभानी होगी। भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें आयुर्वेद को पुनः घर घर ले जाने की जरूरत है। नए भारत की सुगंध, द सीकर अगरबत्ती के संग, द सीकर इंसेंस इनवोकिंग द डिवाइन। दोस्तों, आयुर्वेद हर रोग को होने से पहले ही उससे बचने के तरीके तो बताता ही है, साथ ही उसके संपूर्ण निदान की उपचार विधि भी बताता है। एक और जहां एलोपैथी की दवाओं के भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं, वहीं आयुर्वेद की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। असल में आयुर्वेद एक स्वस्थ, आनंदपूर्ण व ऊर्जा से भरा जीवन जीने का अद्भुत विज्ञान है। इसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लेकर रात्रि में सोने तक की पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका विस्तार से वैज्ञानिक वर्णन दिया गया है। क्योंकि हमारा जीवन सूर्य से ऊर्जान्वित होता है, इसलिए यह दिनचर्या एक स्वस्थ शरीर व मन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे पश्चिम में बायोलॉजिकल रिदम के नाम से जाना जाता है। हाल ही में सन 2017 में 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जेफरी हॉल, माइकल रोसबॉश और माइकल यंग को इसी विषय में शोध करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, जबकि भारत ने तो ये ज्ञान हजारों वर्षों पहले ही जान लिया था और उसे अपनी जीवन पद्धति का
आधार बनाया। ये अद्भुत बात है कि जहां एलोपैथी हर रोग के लिए अनेकों दवा की गोलियां थमा देती है, वहीं आयुर्वेद हमारे घर की रसोई में पड़े हर खाद्य पदार्थ व भोजन से ही कई रोगों का इलाज कर देता है। आयुर्वेद में मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जाता है। हमारा स्वयं से, दूसरे लोगों से, इस प्रकृति से और इस ब्रह्मांड के हर तत्व से संबंध कैसा हो और इन सब संबंधों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह गहरा ज्ञान भी आयुर्वेद से मिलता है। दोस्तों, ब्रिटिश राज की क्रूर नीतियों व भरसक प्रयास ने आयुर्वेद तथा आयुर्वेद की मान्यता को बहुत हानि पहुंचाई, मगर इसके बावजूद भी वह आयुर्वेद की जड़ों को भारत से मिटा नहीं पाए। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत वृद्धि की है और आयुर्वेद के इस विस्तार से कई नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जैसे कि जड़ी बूटियों की खेती, आयुष दवाओं का निर्माण व आयुर्वेद से संबंधी डिजिटल सेवाओं का विस्तार। आज लगभग 40,000 MSME आयुष क्षेत्र में सक्रिय है। आयुष उद्योग जो 8 साल पहले करीब 20,000 करोड़ रुपए का था, आज करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। दोस्तों, पिछले 7-8 वर्षों में इसमें तकरीबन 7 गुना वृद्धि हुई है। आयुर्वेद का विस्तार अब पूरे विश्व में हो रहा है। हर्बल दवाओं और मसालों का मौजूदा वैश्विक बाजार लगभग $120 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए का है। दोस्तों, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा का यह क्षेत्र लगातार विस्तार कर रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना है। आयुर्वेद के विस्तार से सैकड़ों जड़ी बूटियों की मांग आज दुनिया भर में लगातार बढ़ रही है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे किसान परिवारों के लिए एक बड़ा अच्छा अवसर है, जिसमें उन्हें बेहतर मुनाफा तो मिलेगा ही, साथ ही जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी। इसके चलते भविष्य में युवाओं के लिए भी हजारों लाखों नए रोजगार के अवसर विकसित होंगे। आज भारत ने पूरी दुनिया के लिए वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है। इस वन अर्थ वन हेल्थ का अर्थ है स्वास्थ्य का व्यापक और संपूर्ण दृष्टिकोण। चाहे वह समुद्री जीव हो, जंगली पशु हो, इंसान हो या पौधे, सबका स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। हमें उन्हें अलग थलग देखने के बजाय समग्रता में देखना होगा। आयुर्वेद के पास यही समग्र दृष्टि है जो भारत की परंपरा और जीवन शैली का आधार रही है। दोस्तों, अमृत काल में स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में आयुर्वेद को एक अहम भूमिका निभानी होगी। भारत को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमें आयुर्वेद को पुनः घर घर ले जाने की जरूरत है। दोस्तों, इस उद्देश्य के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इसके लिए मैं आपको बस 5 सुझाव देता हूं। पहला, हम आयुर्वेद की गहराई को समझें और अपने दैनिक जीवन में इस ज्ञान को सम्मिलित कर इसका लाभ उठाएं। दूसरा, किसी भी रोग के निवारण में हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर विश्वास करें, इसका उपयोग करें और इसे प्राथमिकता दें। तीसरा, हम सब अपने आसपास एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को जरूर अपने प्राथमिक फैमिली डॉक्टर का दर्जा दें। चौथा, हम अपने परिजनों में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में जाने वाले युवाओं को आयुर्वेद की डिग्री लेने के लिए प्रेरित करें। और पांचवा, हम जितना हो सके उतना वेस्टर्न मेडिसिन से बचें और अपने मित्रों व प्रियजनों को भी आयुर्वेद पद्धति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर आयुर्वेद की गरिमा को पुनः स्थापित करें तो न केवल भारत बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का श्रेय भारत को ही जाएगा और हमें फिर से सोने की चिड़िया बनने में यह वैदिक चिकित्सा पद्धति अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आशा करता हूं कि आयुर्वेद को अपने जीवन में वापस लाकर आप व आपके सभी प्रियजन एक स्वस्थ, निरोगी व समृद्ध जीवन का आनंद लेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, ध्यान से देखें तो भारत को दुनिया भर में लंबे समय तक विश्व गुरु के रूप में स्वीकार किया गया। ये मात्र संयोग तो नहीं था, इसके मूल में छिपी थी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर।
ब्रिटिश राज ने हमारी वैज्ञानिक सभ्यता को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंधविश्वास कहकर बदनाम करना शुरू कर दिया।